सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज 21 अगस्त के जनसत्ता विश्लेषण में। प्रथम पृष्ठ पे आज हमारे सामने खबर है, देश एक और घटना का इंतजार नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता में हुई महिला चिकित्सक के साथ रेप एवं मर्डर को संज्ञान में लेते हुए कल जो हियरिंग हुई है उसमें बहुत ही सख्ती के साथ अपना क्लियर रखा स्टैंड कि टोटली अनएक्सेप्टेबल है। और साथ ही साथ ये भी गाइडलाइंस जारी करवाएं कि मेडिकल प्रोफेशनल्स की सुरक्षा के बारे में एक नेशनल टास्क फोर्स बनाई जाए, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के टॉप मेडिकल प्रोफेशनल्स एवं गवर्नमेंट के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। और 3 हफ्ते के भीतर नेशनल टास्क फोर्स अपनी इंटरिम रिपोर्ट देगी। जनरली ऐसी रिपोर्टें बनने में समय लगता है, मगर 3 हफ्तों में इन्हें अपनी एक इंटरिम रिपोर्ट देनी पड़ेगी कि क्या उन्होंने किस दिशा में प्लानिंग करी है। और सर्वोच्च न्यायालय ने ये भी कह दिया कि डॉक्टर हड़ताल वापस लें अपनी, एवं पीड़िता का नाम तस्वीर हटाई जाए, क्योंकि वैसे भी लॉ के हिसाब से ठीक नहीं होता है कि ऐसे फ़ोटोज़ वगैरह पब्लिक करी जाएँ विक्टिम की, और नाम भी। हम बढ़ेंगे संपादकीय की ओर, और आज का संपादकीय है अर्थव्यवस्था और बेरोजगारी का विस्तार। शुरू करेंगे कल्पमेधा से। श्रद्धा का अर्थ अंधविश्वास नहीं है। किसी ग्रंथ में कुछ लिखा हुआ है या किसी व्यक्ति का कुछ कहा हुआ है, उसे अपने अनुभव के बिना सच मान लेना श्रद्धा नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी द्वारा अनमोल वचन कहे गए। और आज का लेख अर्थव्यवस्था को लेकर है सत्येंद्र किशोर मिश्र जी द्वारा। भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। वर्ष 2030 तक 100% साक्षरता प्राप्त कर 6.69 खरब डॉलर के साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी तथा वर्ष 2047 तक 30 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था के साथ देश विकसित भारत का सपना देख रहा है। यह जनांकीय लाभांश प्राप्त करने के लिए अपने कार्यबल का उपयोग कर आर्थिक विकास की मजबूत बुनियाद रखने के को तत्पर है। पर यह भी तथ्य है कि भारत में प्रति व्यक्ति आय G20 देशों में सबसे कम है। भारत के सामने बढ़ती बेरोजगारी, गहराती आय असमानता, गरीबी, अकुशल श्रम बल और मुद्रास्फीति जैसी अनेक आर्थिक चुनौतियां हैं जो इसमें सर्वाधिक चिंताजनक हैं। असल में बात यह है कि जो हमारे लिए चैलेंजिंग है, भले ही हम एक अच्छी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं और बनने के लिए प्रयासरत रहेंगे 2047 तक, मगर इसमें एक समस्या है कि जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है हमारी, हम उसको पॉजिटिव यूज़ में ले नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन के हिसाब से हम जॉब्स नहीं दे पा रहे हैं। मैं गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट सेक्टर, हम जॉब्स दे ही नहीं पा रहे हैं। स्टार्टअप्स भी जो खड़े हुए थे बंद हो रहे हैं। किस कारण से? इन्फ्लेशन के कारण से, गवर्नमेंट रेगुलेशन के कारण से। इतना लाइसेंसिंग बढ़ा दिया गवर्नमेंट ने कि जो स्टार्टअप्स वगैरह खुले भी थे वो टैक्सेशन तमाम कारणों की वजह से बंद होने के कगार पे आ चुके हैं। तो यही चैलेंज है हमारे सामने। पॉपुलेशन को या तो पॉजिटिव लेके चलिए, तो जॉब्स दीजिए, प्रेफर करिए प्राइवेट में ज़्यादा जॉब्स मिलें, है ना, डेवलपिंग चीज़ों, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा, गवर्नमेंट लाइसेंसिंग वगैरह को हमें कम करना पड़ेगा, और थोड़ा टैक्सेशन को ध्यान में रखना पड़ेगा, वरना जो हमारा एम है 2047 तक, वो थोड़ा सा मुश्किल से अचीव हो पाएगा। भारत में रोजगार के मापदंड ढीले ढाले हैं। अगर कोई व्यक्ति सर्वेक्षण से पूर्व एक वर्ष में अपेक्षाकृत लंबे हिस्से का कार्यरत था, नियोजित तथा न्यूनतम 30 दिनों के लिए कार्यरत था, तो उसे सब्सिडियरी स्टेटस में नियोजित माना जाता था। सब कैलकुलेशन की बात हो रही है बेसिकली। UAL स्टेट्स में, मतलब कैलकुलेशन में समस्या यहाँ पे ये आ रही है कि जिस हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं ये गलत है।
अगर कोई व्यक्ति सर्वेक्षण से पूर्व 1 वर्ष में अपेक्षाकृत लंबे हिस्से तक कार्यरत था, नियोजित तथा न्यूनतम 30 दिनों के लिए कार्यरत था, तो उसे सब्सिडियरी स्टेटस में नियोजित माना जाता था। इस मापदंड के अनुसार 22-23 में 3.2% भारतीय बेरोजगार थे। इन दोनों स्थितियों को वार्षिक श्रम भागीदारी दर LPR रपट में शामिल किया जाता है। UAL स्टेट्स में प्रिंसिपल स्टेट्स और सब्सिडरी स्टेट्स शामिल होते हैं। ठीक है, इन्होंने डाइवर्सिफिकेशन कर रखा है, बांट रखा है। अगर कोई व्यक्ति सर्वेक्षण से पहले के 7 दिनों के दौरान न्यूनतम 1 घंटे के लिए भी कार्यरत है, तो उसे UAL स्टेट्स के नियोजित माना जाता है। मतलब अगर आप देखिए ना, कैलकुलेशन में कितना बड़ा ये मिस कैलकुलेशन है कि अगर कोई 1 घंटे के लिए भी कार्यरत है कोई काम में, तो उसे UAL कैटेगरी में डाल दी जा रहा है। और इसी कैलकुलेशन के आधार पे ये कहा जा रहा है कि भैया हमने तो बहुत लोगों को रोज़गार दे दिया है और भारत में बेरोजगारी दर बहुत कम है। कैलकुलेशन को गलत तरीके से कैलकुलेट करके ये प्रूफ करा जा रहा है कि देश में बेरोजगारी भैया कम हो गई बहुत ज़्यादा। इस मापदंड के जनवरी मार्च 2024 में 6.7% भारतीय बेरोजगार थे। आर्थिक सुधारों के दौर में रोजगार विहीन वृद्धि दर अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की फौज बढ़ाने के साथ साथ देश में बढ़ती सामाजिक और आर्थिक असमानता का कारण बन रही है। विगत 1.5 दशक में बेरोजगारी दर 2008 में लगभग 5.5% से बढ़कर 2020 में 8% और 23 में 8% से जून 24 से बढ़कर 9.2% हो गई है। मतलब कि अगर हम बात कर रहे हैं 2008 से, तो 2008 से आते आते 5.5% थी आपकी, 2020 8% हो गई, 8%। और अभी जून 2024 की बात करूँगा मैं, जून 2024 में 9.2% हो चुकी है। मतलब ये बढ़ ही रही है, कम नहीं हो रही है। क्या? अनएम्प्लॉयमेंट। CMI के अनुसार जून 24 में महिला बेरोजगार दर औसत से अधिक 18.5% तक पहुंच गई। ये बेरोजगारी दर पिछले वर्ष इसी अवधि की 15.1% से अधिक थी। भारत के LPR जून 23 में 39.9% से बढ़कर मई 24 में 40.8% और जून 24 में 41.14% हो गई है। मतलब कि ये भी आंकड़ा अपने साथ साथ बढ़ता जा रहा है। 14.4% 2024 में आते आते मानव विकास संस्थान और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा संयुक्त रूप से तैयार भारत रोजगार रिपोर्ट 24 के अनुसार भारत की कार्यशील आबादी वर्ष 2011 में 61% से बढ़कर 21 में 64% हो गई और वर्ष 36 में इसका 65% होने का अनुमान है। वर्ष 22 में आर्थिक गतिविधियों में युवाओं का हिस्सा घटकर 37% हो रहा रह गया। मतलब कि मानव विकास संस्थान और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO मानते हैं कि हम लोग 2036 तक ही 65% लोग को टोटल रोजगार दे पाएंगे। आगे बढ़ेंगे। रोजगार प्राप्त श्रम बल में सर्वाधिक 57.3% हिस्सा स्वरोजगार का है, जबकि 21.8% लोग गैर नियमित रोजगार में हैं, मतलब कि अलग अलग काम कर रहे हैं। सबसे कम 20.9% लोग नियमित वेतन वाली नौकरियों में हैं और जो प्रॉपर सैलरी क्लास है वो 20.9% है। भारत में लोगों की सर्वाधिक पसंदीदा सरकारी नौकरी में मात्र 2.4% यानी 1.5 करोड़ व्यक्ति नियोजित हैं। इसके रोजगार परिदृश्य का सर्वाधिक दुखद पक्ष यह है कि पढ़े लिखे लोगों को अपेक्षाकृत अधिक बेरोजगारी है जो निरंतर बढ़ रही है। ठीक है, जितने ज़्यादा एजुकेटेड होते जा रहे हैं उतने ज़्यादा अनएम्प्लॉयड होते जा रहे हैं। भारत के अपेक्षाकृत विकसित राज्यों में बेरोजगारी की स्थिति अधिक चिंताजनक है। केरल में बेरोजगारी 7%, गोवा में 9.7%, तमिलनाडु में 5.6% इत्यादि। केरल में युवा बेरोजगार 28.7%, गोवा में 27.4% इत्यादि हैं। मतलब कि आंकड़ा लगभग अगर आप सारे राज्यों का देखें यहाँ पे, तो ये आंकड़ा बिल्कुल भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, बढ़ता हुआ ही दिख रहा है। और दिसंबर 2022 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में भारत में सबसे अधिक बेरोजगारी दर 37.4% थी। मतलब कि
दिसंबर 2022 के हिसाब से 37.4% हरियाणा में अनएम्प्लॉयमेंट रेट था, जो कि सबसे ज़्यादा है। आज सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार देश की 65% आबादी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है, जिसमें 47% की आजीविका कृषि पर निर्भर है। पर्याप्त आय का अभाव, अकुशल श्रम बल, निरक्षरता, अदृश्य बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी इत्यादि समस्याएं ग्रामीण श्रमिकों के सामने हैं। असंगठित क्षेत्रों में सामने अल्प आय कार्य में अनिरंतरता, सामाजिक सुरक्षा तथा श्रम कल्याण के उपायों का अभाव जैसी अनेक समस्याएं हैं। मतलब कि जो रिफॉर्म ज़रूरत है हमको, जिससे हम और अच्छा कार्यों को बना सकते हैं, वो हमको दिख नहीं रहे हैं। भारत में बेरोजगारी दर आंतरिक तथा वैश्विक घटनाओं से प्रभावित होती है। वर्ष 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में मंदी के कारण विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर कम हुए। नोटबंदी के कारण खासकर अनौपचारिक क्षेत्र में व्यवधान के परिणामस्वरूप बेरोजगारी बढ़ी। जीएसटी के अल्पकालिक व्यवधानों ने छोटे तथा मझोले उद्यमी सहित अन्य कारोबारों और रोजगार के प्रभावित किया। देखिए, जीएसटी का भी योगदान रहा है, टैक्सेशन का। आपका जितने व्यवसाय थे, सेल्फ एम्प्लॉयड थे, उन पर बर्डन बनाने का ये देखा गया है। हैवी टैक्सेशन पॉलिसी वगैरह से छोटे उद्यमी परेशान रहे हैं। जीएसटी के अल्पकालिक व्यवधानों ने छोटे तथा मझोले उद्यमी सहित अन्य कारोबारों और रोजगार को प्रभावित किया है। वैश्विक महामारी तथा बाद की अंतर्राष्ट्रीय अशांति के कारण उत्पन्न वैश्विक बेरोजगारी तथा मुद्रास्फीति के दबावों में भारतीय अर्थव्यवस्था को बेरोजगारी की बढ़ावा दिया है। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे कि ज़मीनी स्तर पे रिफॉर्म्स इस स्तर पे नहीं हो रहे हैं। रिफॉर्म जो जिनकी ज़रूरत है हमें एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए, ठीक है। साथ ही साथ प्रॉब्लम्स क्या हैं? प्रॉब्लम्स ये हैं कि टैक्सेशन पॉलिसीज से जितने भी आपके एमएसएमई कैटेगरी में आते हैं या छोटे कारोबारी हैं, उनको समस्या आई है। इसके अलावा ग्लोबल वॉर के कारण प्रभाव होने वाला मार्केट पे असर के कारण बाजार में आया इन्फ्लेशन के कारण डिमांड और सप्लाई में आया परिवर्तन। ये भी कारक हैं कि व्यवसायों का बंद होना देखा गया और उसका अल्टीमेटली नुकसान उसमें काम कर रहे कार्यरत श्रमिकों पर भी पड़ा और बेरोजगारी बढ़ गई। तो ये भी कारण है कि सरकार, अच्छा इसमें एक और पॉइंट हम भूल गए हैं कि आए दिन बढ़ रहे लाइसेंसिंग, परमिट्स, एनओसीज, ये भी छोटे स्तर पे व्यापारियों को परेशान कर रही है व्यवसाय करने में। लाइसेंसिंग बढ़ गई है। अब जो लाइसेंसिंग राज पहले चला गया था वो बढ़ गया है। अगर आपको ध्यान हो, बीच में गवर्नमेंट ने लैपटॉप्स को लेके बैन लगा दिया था। फिर लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए कहा था कि आप लोग मैन्युफैक्चरिंग करिए, मगर उसमें लाइसेंसिंग रजिस्ट्रेशन इतने कॉम्प्लिकेटेड थे कि व्यापारी ने इसका पूरा विरोध करा और उनको वो निर्णय वापस लेना पड़ा था। ऐसी बहुत समस्याएं हैं जिनके बारे में अगर हम बात करना शुरू करेंगे तो कभी ख़त्म नहीं हो पाएंगी। ग्लोबल इंसिडेंट वॉर, यूक्रेन, इजराइल, फ़िलिस्तीन। हालांकि यूक्रेन से ज़्यादा असर यहाँ पड़ा है क्योंकि यूक्रेन वॉर से जितना ग्रेन सप्लाई है, यूक्रेन बहुत बड़ा ग्रेन सप्लाई करता है यूरोप में और वर्ल्ड में। और यूक्रेन में वॉर होने से जो आसपास के क्षेत्रों में परेशानियां हुई, इसके अलावा मुद्रास्फीति आई बाज़ार में। जब बाज़ार में माल का
जब कोविड आया, कोविड में बाज़ार लगभग बंद रहे, बाज़ार बंद रहे, चाइना का बाज़ार बंद रहा, आवागमन कम रहा, तो मार्केट पर असर पड़ा। जब प्रोडक्ट्स आना ही कम हो गए, तो इन्फ्लेशन भी आया, डिमांड सप्लाई पूरी फ्लक्चुएट कर गई। इस सब इन सब का अंतिम नतीजा क्या निकला कि कुछ व्यवसाय जो बिज़नेसेस हैं, या तो बंद होना शुरू हो गए, या जहाँ पहले उन्होंने 3 स्टाफ रखे हुए थे, उन्होंने लोगों को निकालना शुरू कर दिया, ले ऑफ करना शुरू कर दिया, जो कि आज भी दिख रहा है। तो ये भी कई कारण हैं बेरोज़गारी के। और फिलहाल व्यापक स्तर पे अगर सरकार का ये एजेंडा है कि उन्हें एम्प्लॉयमेंट देना है, तो उनको गवर्नमेंट तो है ही है, मगर गवर्नमेंट जॉब से ज़्यादा बिजनेसेस को स्टेप करने मोटिवेट करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन को वो ही सपोर्ट कर सकती है। गवर्नमेंट की जो हमेशा लिमिटेड रहती है। तो हमने जाना कि यहाँ पे कैसे इन इन कारणों की वजह से गवर्नमेंट को देश को आज बेरोज़गारी से जूझना पड़ रहा है। ग्लोबल भी हैं, डोमेस्टिक भी हैं, इकोनॉमिकल भी हैं, और पब्लिक बिहेवियर भी हैं, डिमांड एंड सप्लाई वगैरह। ठीक है।